So we're going to start with new chapter today. So in the list, as I told you, we'll try to maintain the sequence of chapter. हमने अभी last lecture में we have completed magnetic materials. अब ये जो chapter number 8 onwards मतलब electrostatics, current electricity, then magnetic effects of electric current, उसके बाद magnetic materials, इनमें से हर एक चैप्टर का पिछले चैप्टर से कुछ ना कुछ लिंक है. तो आज हमको स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी थोड़ा सा लिंक पिछले चैप्टर्स के साथ है. तो विल सी व्हाट इज द लिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर विद द प्रीवियस चैप्टर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और वी कॉल इट एज EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बट ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर इस चैप्टर में हर एक टॉपिक अपने पिछले टॉपिक से लिंक्ड होगा, इसलिए यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इवन अ सिंगल टॉपिक. देन इसमें तुम जितने भी टॉपिक सीखोगे ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक्स का कनेक्शन अगले चैप्टर में मिलेगा, विच इज AC सर्किट्स. तो दैट इज व्हाई यू नीड टू पे मोर अटेंशन ऑन ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसका पिछले चैप्टर्स के साथ क्या कनेक्शन है. विल फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट. इफ यू रिमेंबर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहाँ पे हम ऐसा बोलते हैं कि वेन एवर यू हैव अ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. मतलब करंट, इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. तो हमको ऑलरेडी पता है, वी हैव सीन. So we know that what do we know is an electric current produces magnetic field. तो now we have a question. जैसे इलेक्ट्रिक करंट अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो कैन मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट. So we want to know if electric current can also produce if magnetic field can also produce electric current. So we want to know if magnetic field can also produce electric current. So remember chapter number 10, we have seen in detail. जब भी एक कंडक्टर में से करंट पास होता है तो वो फील्ड प्रोड्यूस करता है. एंड देन यू हैव सीन इफ द कंडक्टर इज स्ट्रेट, यू नो व्हाट इज द फील्ड एट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r, μ0/4π2I/r. यू ऑल्सो नो अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप हो, मैं जानबूझ के फॉर्मूला रिवाइज करवा रहा हूँ, तो करंट कैरिंग लूप हो तो उसके सेंटर पे फील्ड कितना होता है, μ0/2I/r. तो बेसिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. नाउ वी आर आस्किंग द वाइज वर्सा क्वेश्चन, उल्टा. अगर इलेक्ट्रिक करंट ने फील्ड प्रोड्यूस किया तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है क्या? एंड व्हेन यू से मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है क्या विदाउट द हेल्प ऑफ अ बैटरी, तो हमने यहाँ पे सर्किट में कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं करनी है. बिकॉज ऑफकोर्स अगर आप बैटरी कनेक्ट करते हो, बैटरी कनेक्ट करना मतलब सेल कनेक्ट करना मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना मतलब मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड देना, मतलब करंट तो आने वाला है. क्योंकि अब तक हमको ये पता था अगर मैं कंडक्टर लेता हूँ, कंडक्टर आर मेड अप ऑफ मेटल्स एंड मेटल के आइटम्स में होता है, इफ़ यू नो, वैलेंसी ऑफ 1, 2 और 3. तो लास्ट ऑर्बिट में 1 या 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं. इसके लिए उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हो? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. एंड दे आर परफॉर्मिंग रैंडम मोशन. एंड रैंडम मोशन का स्पीड भी मैंने बताया था 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, वेरी फास्ट. बट नेट करंट थ्रू द सब्सटेंस इज 0. क्यों 0? क्योंकि अब तक ये जो चार्जेस थे ये रैंडमली मूव हो रहे थे. रैंडमली मूव होने की वजह से अगर मैं एक सेक्शन देखता हूँ कंडक्टर का, तो जितने चार्ज लेफ्ट टू राइट गए पर यूनिट टाइम उतने ही राइट टू लेफ्ट आ गए पर यूनिट टाइम. तो क्या हो गया? कैंसलेशन. तो नेट करंट इज 0.
फिर हमने एक बैटरी लगाया, बैटरी लगाना मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से क्या होता है, कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो अब तक रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे थे, अब रैंडम के साथ साथ ड्रिफ्ट मोशन परफॉर्म करते हैं, एंड दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स पॉजिटिव, देन यू गेट इलेक्ट्रिक करंट। गुड। बट तुम जब इस चैप्टर में बात कर रहे हो, कैन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, तो विदाउट द हेल्प ऑफ बैटरी, विदाउट द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। गुड। हमने कोई एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगाया, एंड वी वांट टू चेक if magnetic field can produce electric current. So that is a basic question we are asking here. तो अलग अलग साइंटिस्ट ने almost at the same time they have done a lot of experiments related to magnetic field and the effect of magnetic field in producing electric current, और दोनों का conclusion same था कि yes, magnetic field can also produce electric current in a conductor without any external potential difference. तो फैराडे was one of them, और एक था जोसेफ हेनरी। हेनरी अभी वो सुनोगे भी, क्योंकि इस टॉपिक में नया पैरामीटर डिफाइन होगा जिसको तुम बोलोगे इंडक्टेंस, उसका यूनिट होता है हेनरी। तो माइकल फैराडे एंड हेनरी proved that when there is relative motion, there is relative motion, अब relative motion का मतलब बताता हूँ थोड़ी देर से। when there is relative motion between a coil, of course coil should be made up of conducting material, and a magnet, a current is produced in the coil, तो इन दोनों साइंटिस्ट ने मोर और लेस ड्यूरिंग द सेम टाइम मतलब उसी सेम ईयर्स के आसपास, बोथ ऑफ देम हैव प्रूव्ड कि जब मैं एक कॉइल को और एक मैग्नेट को, रिलेटिव मोशन मतलब या तो मैं कॉइल को मूव करूंगा, या फिर मैं मैग्नेट को मूव करूंगा, या फिर मैं दोनों को मूव करूंगा। रिलेटिव मोशन में दोनों में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट मूव हो सकता है। तो इफ आई मूव कॉइल, कीप मैग्नेट फिक्स, ओके। If I move magnet and keep the coil fixed, that is also okay. If I move both of them, तो भी चलता है। तो when you move a coil and a magnet, they are near to each other, and if you move, so we see that there is a current which is produced in the coil without any battery. फैराडे थोड़ा और आगे जाके उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। फैराडे परफॉर्म लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ही केम टू सर्टन कंक्लूजन्स। तो उसके जो एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे वाले जो लॉज बनेंगे वो सारे के सारे लॉ फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स के जो कंक्लूजन थे उस पर बेस्ड है। तो वी विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट काइंड ऑफ experiments did Faraday perform. So Faraday performed many experiments related to production of electric current, due to change in magnetic flux, अभी मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है वो भी हम देखेंगे एक एक करके। ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड हिज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस आर एज फॉलोज। रिमेंबर इसके जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस है दे आर रियली इंपॉर्टेंट। तो इस चैप्टर में तुम इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं छोड़ सकते हो, तो हर एक पॉइंट को लिंक कर दे जाओ। फर्स्ट थिंग, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, यस। कैन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, ये चेक करना था। तो फैराडे एंड हेनरी दे डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बाय मूविंग द कॉइल एंड अ मैग्नेट नियर ईच अदर, एंड दे फाउंड कि जब हम मैग्नेट और कॉइल को मूव करते हैं, दोनों में से किसी भी एक को या दोनों को, तो कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, प्रोड्यूस होता है।
फैराडे वेंट अ स्टेप अहेड, फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और ही केम टू सर्टन कंक्लूजन्स। उसमें से नंबर वन, अगर मेरे पास एक कॉइल है, इफ आई हैव अ कॉइल एंड इफ आई मूव द कॉइल नियर द मैग्नेट, मैग्नेट इज स्टेशनरी, आई एम मूविंग द कॉइल नियर द, उल्टा भी कर सकते हो, यू कैन कीप कॉइल स्टेशनरी, मूव द मैग्नेट, वो भी कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, इफ द मैग्नेट इज मूव्ड टूवर्ड्स अ स्टेशनरी कॉइल, a current is produced in the coil and this current is called as induced current. So when a magnet is moved towards a stationary coil, a stationary coil, a current is produced in the coil. और वेल बाय द वे, अगर आपको पता होगा, आपके घर में किसी के पास इंडक्शन कुकिंग सिस्टम है क्या? है इंडक्शन, सुना है, नाम सुना है? वो इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। तो जो घर में हम लोग इंडक्शन यूज करते हैं ना, वो इसी पे वर्क करता है। वो कैसे वर्क करता है वो हम आएंगे थोड़ी देर से, पहले बेसिक समझ लेते हैं। व्हेन अ मैट इज मूव टुवर्ड्स द स्टेशनरी कॉइल, अ करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। और ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ, इसको बोलते हो इंड्यूस्ड करंट। सो दिस करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। गुड। अब ऐसा हुआ क्यों, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, आगे सीखना ही है तो थोड़ा अर्ली स्टेज में पता होगा तो थोड़ा अच्छे से समझेगा ऐसा क्यों हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ कॉइल एंड रिमेंबर देयर इज नो करंट इन द कॉइल एज ऑफ नाउ, क्योंकि अब तक मैंने ना यहाँ पे किसी मैग्नेट को मूव किया, ना मैंने बैटरी लगाई, तो देयर इज नो करंट। नाउ इफ आई हैव अ मैग्नेट, मेरे पास अगर एक मैग्नेट है, एंड यू नो कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड यू ऑल्सो नो जो फील्ड लाइंस होते हैं वो कहाँ से कहाँ जाते हैं? हाँ, साउथ टू नॉर्थ कि नॉर्थ टू साउथ? हाँ, दोनों, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड, बराबर। गुड। तो एंड यू शुड ऑल्सो नो, डू यू नो व्हाट इज फ्लक्स? मैंने बताया था, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताया था, मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था। व्हाट इज फ्लक्स? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया नॉर्मल टू इट। एक एरिया में से कितने फील्ड लाइंस उस एरिया को परपेंडिकुलर पास होते हैं, उसको बोलते हो फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रोड्यूस करेगा, या इलेक्ट्रिक चार्जेस के केस में सिंगल चार्ज भी होता है तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज भी प्रोड्यूस कर सकता है, सिंगल नेगेटिव चार्ज भी प्रोड्यूस कर सकता है, डाइपोल भी प्रोड्यूस कर सकता है। बट जब आप मैग्नेट्स की बात करते हो तो मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे तुमको दो पोल मिलेंगे, तो मैग्नेट विल ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द फॉर्म ऑफ लूप। और मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइंस आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और बाहर दे आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बाय द वे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो मैं अगर कहीं पे गलती से दिखा भी रहा हूँ कि फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वैसा नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं है, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो पार्डन मी फॉर ड्राइंग, आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन ड्राइंग एज ऑफ नाउ। जब तक देयर इज नो रिलेटिव मोशन, मतलब मैग्नेट भी मूव नहीं हो रहा है, कॉइल भी मूव नहीं हो रहा है, तो ये जो कॉइल था इसके साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है, एसोसिएटेड है, और ये वर्ड्स भी सुनने की आदत डाल लो, पूरे चैप्टर में फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल हमेशा आते रहेगा। जब तक मैग्नेट और कॉइल दोनों स्टेशनरी है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, तो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज कांस्टेंट। बट द मोमेंट आई मूव मैग्नेट और द कॉइल और बोथ, चलो मान लेते हैं पहले मैं मैग्नेट को कॉइल के पास में ले जा रहा था, तो जैसे जैसे मैं मैग्नेट को कॉइल के पास में ले जाऊंगा क्या होगा? क्या होगा? फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विल इंक्रीज। चेंज मतलब इंक्रीज, क्योंकि आई एम मूविंग टूवर्ड्स, राइट। तो जब भी मैग्नेट कॉइल के पास जा रहा है तो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इंक्रीजेस, एंड व्हेनेवर
flux linked with the coil increases, there is a current induced in the coil. ये आगे आएगा इन द फॉर्म ऑफ लॉ. अब सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि हमने पहला पॉइंट ही बोल दिया कि जब कॉइल स्टेशनरी था, मैंने मैग्नेट को टूवर्ड्स मूव किया है. टूवर्ड्स मूव किया तो फ्लक्स बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा. फ्लक्स अगर बढ़ा, फ्लक्स अगर इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज हुआ तो कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो गया? इलेक्ट्रिक करंट. उस करंट को तुमने क्या नाम दिया? इंड्यूस्ड करंट. पक्का? अब जब मैं इसी मैग्नेट को दूर लेके जाऊंगा, इफ आई मूव अवे, फ्लक्स विल इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज. तो जब तुम मैग्नेट को अवे मूव करते हो, वापस से एक करंट इंड्यूस होता है, लेकिन दिस टाइम द करंट इंड्यूस इज इन द अपोजिट डायरेक्शन. मतलब जब आप मैग्नेट को टूवर्ड्स ले जा रहे थे, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, तो मे बी करंट इंड्यूस्ड इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जो भी एक, लेट्स से इट इज एंटी क्लॉकवाइज. वो एंटी क्यों होता है बाद में समझेंगे हम लोग, आज ही होगा वो भी, डोंट वरी. तो वेन एवर यू आर मूविंग अ मैग्नेट टूवर्ड्स द कॉइल, द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इंक्रीजेस, अ करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इंड्यूस्ड. And when you are moving the magnet away from the coil, the flux linked with the coil decreases. Now the current induced will be clockwise. मतलब दोनों केसेस में करंट तो इंड्यूस हुआ ही है, सिर्फ करंट का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट. तो अगर पहले पॉइंट में बोला आपने, when a magnet is moved towards a stationary coil, a current is produced in the coil and this current is called as induced current. Similarly, when the magnet is moved away from the coil, और अवे को हम रिसीड बोलते हैं, इसको अप्रोच बोलते हैं, पास में आना. दूर जाने को क्या बोलते हैं? रिसीड. सो व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, a current is again induced, but in opposite direction. और ये दोनों पॉइंट्स हम डिटेल में देखेंगे. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फैराडेज कॉइल एंड मैग्नेट एक्सपेरिमेंट. वो आएगा अभी इन नेक्स्ट 15-20 मिनट्स. वी विल सी इन डिटेल व्हाई सच थिंग्स हैपन. हमने अब तक किसको स्टेशनरी रखा था? कॉइल को. वी हैव केप्ट कॉइल एज स्टेशनरी, वी वर मूविंग मैग्नेट्स. वी मतलब फैराडे. तो फैराडे ने सब करके देखा, मैग्नेट लिया, कॉइल को स्टेशनरी रखा, मैग्नेट को पास में लाया, करंट इंड्यूस हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मैग्नेट को दूर किया, करंट वापस इंड्यूस हुआ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. बराबर. एंड हाउ डज ही नो कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? डेफिनेटली उसने कॉइल को कुछ एक एमीटर जैसा, कुछ मिली एमीटर जैसा, कुछ गैल्वेनोमीटर जैसा कुछ कनेक्ट करके रखा था. एंड देन ही सॉ कि जब मैं पास में मूव कर रहा हूँ तो करंट, मतलब जो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होता है, वो अगर पॉजिटिव साइड में डिफ्लेक्ट हुआ, और जब मैं मैग्नेट को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हूँ तो वो नेगेटिव साइड में डिफ्लेक्ट होता है. तो द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज इन अपोजिट डायरेक्शन. देन अब उसने उल्टा किया. अब क्या किया? मैग्नेट को स्टेशनरी रखा एंड ही इज नाउ मूविंग कॉइल टूवर्ड्स और अवे. रिमेंबर दिस इज व्हेन हमको अभी पता है कि मैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, उसमें फील्ड लाइंस होते हैं नॉर्थ टू साउथ, मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है. तो जब मैग्नेट या कॉइल मूव हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है. बट जब फैराडे स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस एक्सपेरिमेंट, उस टाइम पे ये इमेजिन करना ही बहुत बड़ी बात थी. तो उसने क्या किया? अब उसने बोला ठीक है, अब मैं मैग्नेट को स्टेशनरी रखता हूँ और कॉइल को मूव करता हूँ. तो सिमिलरली when the magnet is kept stationary, and the coil is moved towards or away, then a current is again induced
in opposite directions, in opposite directions. टुवर्ड्स मूव करोगे तो करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो अवे के लिए क्लॉकवाइज है. दिस इज हाउ इट इज. तो ये थर्ड पॉइंट था. नंबर 4 अगला एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो, मतलब अगला ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अभी करंट तो इंड्यूस हुआ, कितना करंट इंड्यूस हुआ? तो करंट कितना इंड्यूस हुआ, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द रिलेटिव मोशन. जितना फास्ट मूव करोगे उतना ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, the magnitude of induced current depends on the speed of relative motion, on the velocity of relative motion. और ये हम लोग शो करने वाले हैं, आज ही करने वाले हैं. रिलेटिव मोशन, अगर आप कॉइल या मैग्नेट को फास्ट मूव करोगे तो ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा, स्लो मूव करोगे तो कम करंट इंड्यूस होगा. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन. फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, जैसे ही ये रिलेटिव मोशन खत्म हो गया तो इंड्यूस करंट भी जीरो हो गया. राइट. सो द इंड्यूस करंट ड्रॉप्स टू जीरो when there is no relative motion between magnet and coil. So therefore, when there is no relative motion between magnet and coil, the induced current is zero. The induced current falls to zero, drops to zero. Sixth, ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस है. इसके बाद वो 7 नंबर ऑब्जर्वेशन है, वो इम्पोर्टेंट है, उसमें बाकी सब ऑब्जर्वेशंस है. बट इसके बाद हाँ, ये एक पॉइंट रह गया, तो अभी वो पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक कॉइल था जो स्टेशनरी था और हमारे पास एक मैग्नेट है जो मूविंग है. मान लेते हैं कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. एंड इमेजिन कि मैं इस मैग्नेट को कॉइल के पास मूव कर रहा हूँ. गुड. तो मैं कॉइल के पास मूव करूँगा तो एक करंट इंड्यूस होगा इन सम डायरेक्शन में भी एंटी क्लॉकवाइज. और जैसे ही ये जो अप्रोचिंग मैग्नेट है, इसका अगर मैं पोलरिटी चेंज कर लेता हूँ, मतलब मैं उल्टा कर देता हूँ, साउथ को नॉर्थ और नॉर्थ को बनाता हूँ साउथ, मतलब व्हाट वी आर डूइंग इज जस्ट फ्लिपिंग. हमने मूविंग मैग्नेट को सिर्फ फ्लिप कर दिया, फ्लिप. तो रिमेंबर, मेरे पास था एक मैग्नेट. ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल पहले अप्रोच कर रहा था किसको? स्टेशनरी कॉइल को. और हमने इस अप्रोचिंग मैग्नेट का ही इसको ही फ्लिप कर दिया, घुमा दिया. तो जो नॉर्थ पोल था वो क्या बन गया? साउथ. और साउथ क्या था? वो क्या बन गया? नॉर्थ. तो जो करंट इंड्यूस हुआ वो करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो गया. सो द डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सेस, उल्टा हो गया. if the poles of the approaching magnets are flipped. So this also this important point. तो ये आपको नोट्स में दिया हुआ है. 4th नंबर पॉइंट, इफ द पोलैरिटी ऑफ अप्रोचिंग और रिसीडिंग मैग्नेट इज चेंज्ड, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट also changes. So if the polarity of approaching or receding magnet is changed, then the direction of induced current also changes. तो अगर पहले क्लॉकवाइज था तो अब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, पहले एंटी क्लॉकवाइज था तो अभी क्लॉकवाइज हो जाएगा. गुड. तो ये 6 पॉइंट्स जो थे, ये 6 पॉइंट दे आर रिलेटेड टू द मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल. अब तक
हम एक मैग्नेट और एक कॉइल की बात कर रहे हैं और यही आगे जाके इसको नाम दिया फैराडेज मैग्नेट एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट। तो अब सारे ऑब्जर्वेशन तो तुमको भी पता ही है, तो वी नॉट गोइंग टू फर्दर डिटेल्स। याद रखना, नंबर वन, if you keep coil stationary you move magnet towards, current is induced, current is produced in the coil which is called as induced current. If you move magnet away, current is again induced but now in opposite direction. Pakka pakka. Now keeping the magnet stationary you move the coil towards or away. In both the cases current is induced but in opposite direction. Point number 3. Point number 4, एग्जाम में लिखना पड़ेगा अगर आया तो। चलो पोलैरिटी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। इफ द पोलैरिटी ऑफ अप्रोचिंग और रिसीडिंग मैग्नेट इज फ्लिप्ड, changed, then the direction of current also changes. Fifth, the magnitude of electric current, induced current, depends on the speed of the relative motion. Sixth, जैसे ही मोशन बंद हो गया इंड्यूस करंट जीरो हो गया। If there is no relative motion between coil and magnet, the induced current falls to zero. 7 नंबर पॉइंट में 3 सब पॉइंट्स है। तो व्हाट फैराडे डिड, उसने ये किया कि अब कॉइल और मैग्नेट की जगह पे 2 कॉइल लिए। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ मैग्नेट एंड अ कॉइल, इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन मैग्नेट एंड वन coil, Faraday repeated this experiment. Faraday repeated this experiment with 2 coils with their plane facing each other. With their planes facing each other. मतलब क्या बताता हूँ मैं। तो अभी एक कॉइल और एक मैग्नेट की जगह पे दोनों कॉइल लिए, लेकिन कॉइल का जो प्लेन है वो एक दूसरे को फेस कर रहा है। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये एक कॉइल है और मेरे पास दूसरा एक कॉइल है, तो दोनों कॉइल्स का प्लेन एक दूसरे की तरफ है। इट इज नॉट लाइक दिस, एक कॉइल ये हो गया एक कॉइल ये हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। तो कैसा चलेगा, दोनों कॉइल्स एक दूसरे को फेस करने चाहिए, दे शुड बी फेसिंग ईच अदर। गुड, पक्का पक्का, श्योर। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन मैग्नेट एंड वन कॉइल, ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट बाय विथ 2 कॉइल्स सच दैट द प्लेन्स आर फेसिंग ईच अदर। इसमें से जो एक कॉइल था, इसमें से जो एक कॉइल है, वन कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ रियोस्टैट। यहां पे एक रियोस्टैट लगा दिया, अ बैटरी एंड की। और जो दूसरा था उसको सिर्फ लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर, जस्ट गैल्वेनोमीटर। गुड। तो जिस कॉइल को आपने रियोस्टैट कनेक्ट किया है, जिसको तुमने बैटरी कनेक्ट किया है, जिसको तुमने की कनेक्ट किया है, इसको बोलते हो प्राइमरी कॉइल। और जिसके साथ आपने सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, इसको बोलते हो सेकेंडरी कॉइल। और ये मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, ये ट्रांसफार्मर का बेसिक्स बनने वाला है, ट्रांसफार्मर्स। सिंपल, वेरी सिंपल टॉपिक, पर ये पता होना चाहिए। और रियोस्टैट को कैसे डिनोट करते हो, याद है आप, रेजिस्टेंस के ऊपर एक एरोहेड दिखाते हो, ये बन जाता है रियोस्टैट। देन यू हैव अ बैटरी, सम बैटरी ओवर हियर, एंड देन यू हैव अ की, सम की। गुड। So one of the coils is connected in series with क्या क्या कनेक्ट किया तुमने इसको, रियोस्टैट। और क्या कनेक्ट किया, बैटरी का ईएमएफ ई बता देता हूं मैं। और क्या कनेक्ट किया, की। सो वन ऑफ द कॉइल्स इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ रियोस्टैट। और हर एक का अपना अपना रोल है। रियोस्टैट का अपना काम है, बैटरी का अपना काम है, की का अपना काम है। जो आगे वाले ऑब्जर्वेशंस है वो इन तीनों पे डिपेंड करेंगे। सो वन ऑफ द कॉइल्स इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रियोस्टैट, अ बैटरी
a battery and a key. This coil is known as primary coil. This coil is known as primary coil. The other coil is connected with a galvanometer. With a galvanometer, क्योंकि galvanometer measures very small current, तो ये जो इंड्यूस करंट होता है ये वेरी स्मॉल करंट होता है, तो यहाँ पे तुम एमीटर लगाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा, इसलिए गैल्वेनोमीटर चाहिए. एक्चुअली विद अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर उसकी सेंसिटिविटी भी अच्छी चाहिए. सो द अदर कॉइल इज कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर एंड दिस कॉइल इज नोन एज सेकेंडरी कॉइल. सेकेंडरी कॉइल. और अगर आप लॉजिकली सोचोगे, चलो बताओ मेरे को, करंट किस में इंड्यूस होगा? सेकेंडरी में, क्योंकि तुमने करंट मेजरिंग डिवाइस किसको लगा के रखा है? सेकेंडरी को. सेकेंडरी को बैटरी नहीं लगाया है, सेकेंडरी को क्या लगाया है? सिर्फ गैल्वेनोमीटर. बैटरी पहले को लगाया. एंड यू शुड नाउ नो, अगर मैं की को निकाल लेता हूँ तो सर्किट रहता है ब्रेक. क्यों? की निकाल लिया तो सर्किट में गैप पड़ गया तो करंट फ्लो नहीं होगा. और अगर मैं की वापस लगा देता हूँ उसको बोलते हो मेक. तो मेक एंड ब्रेक इज व्हेन यू इंसर्ट द की मेक, व्हेन यू टेक आउट द की ब्रेक. बराबर? रिमेंबर. तो पहला ऑब्जर्वेशन, जब हमने सर्किट को मेक एंड ब्रेक किया, व्हेन the circuit in the primary is made or break. make मतलब insert the key, break मतलब take out the key. हर बार जब मेक एंड ब्रेक हुआ तो करंट इंड्यूस हुआ. किसमें? सेकेंडरी में, बट इन अपोजिट डायरेक्शन. जब सर्किट मेक हुआ तो क्या हुआ? करंट इंड्यूस हुआ. अगर क्लॉकवाइज करंट है, मतलब डिफ्लेक्शन पॉजिटिव है, तो ब्रेक किया तो वापस करंट इंड्यूस हुआ, लेकिन दिस टाइम इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव डिफ्लेक्शन. तो ये पहला पॉइंट है. इफ यू सी, ऐसा लिखा है उन्होंने, व्हेन द सर्किट इन द प्राइमरी कॉइल इज क्लोज्ड और ब्रोक, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर एट द टाइम ऑफ मेक एंड ब्रेक. व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड और ब्रोकन, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर आर अपोजिट टू ईच अदर. सिंपल. So when the circuit, first observation, पहला observation, I will very write down in short. So when the circuit of the primary, बाकी डिटेल नोट्स में है आपके पास. when the circuit of the primary is made मतलब completed, or broke a momentary deflection, temporary deflection, a momentary deflection is observed in the galvanometer. और ये जो डिफ्लेक्शन है, ये डिफ्लेक्शंस जब तुम मेक एंड ब्रेक करोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है. when you make it, if it is clockwise, you break it, it is anti clockwise. नंबर 2, अब हमने क्या किया? अब हमने सर्किट को मेक कंडीशन में रख दिया, मतलब सर्किट इज बेसिकली क्लोज्ड, करंट इज फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी, और हम अब प्राइमरी कॉइल को मूव कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी. तो व्हेन प्राइमरी इज मूव्ड टूवर्ड्स और अवे, देन अगेन अ डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व. जब तुम टूवर्ड्स ले जाओगे तो जो डिफ्लेक्शन होगा, और तुम जब अवे ले जाओगे तो डिफ्लेक्शन होगा, वो क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में. बट रिमेंबर, इस कंडीशन में ये की क्या होना चाहिए? क्लोज. क्यों होना चाहिए? लॉजिकली स्पीकिंग, मैग्नेट है क्या यहाँ पे? नहीं. हमने अभी देखा करंट कब इंड्यूस होता है? जब फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस. बराबर? तो जब तुम कॉइल में से करंट पास करते हो, वो कॉइल क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? पहला कॉइल, प्राइमरी कॉइल. और वो प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स किसके साथ लिंक्ड है? सेकेंडरी. तो जब तुम प्राइमरी को
टूवर्ड्स या अवे मूव करोगे तो उसमें करंट होना चाहिए, मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तुमने की निकाल दिया बाहर, सर्किट है ब्रोकन, और तुम कॉइल को मूव कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अगर सर्किट ब्रोकन है मतलब प्राइमरी में करंट नहीं है, तो प्राइमरी के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, प्राइमरी के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो प्राइमरी के मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी के साथ लिंक्ड ही नहीं है, तो तुम कुछ भी करते रहो, यू विल गेट नथिंग। So remember, when you do not make or break circuit but you keep the circuit key closed, मतलब current is passing through the primary, प्राइमरी में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी के साथ लिंक्ड है। अगर आप प्राइमरी को मूव कर रहे हो तो फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी चेंज हो रहा है एंड हेंस करंट इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी। तो व्हेन यू मूव द कॉइल यू हैव टू रिमेंबर प्राइमरी का की क्या होना चाहिए, क्लोज। तो वो सेकेंड पॉइंट लिखा है वहां पे, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कॉइल with circuit closed, clearly लिखा है with their circuits closed a current is induced in the secondary coil. So when there is relative motion between the coils, of course with their circuits closed, a current is induced in the secondary coil, is induced in the secondary coil. कौन से कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे तुम सीखोगे अगले 2-3 दिन के अंदर। जिस कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, अगर उसी में करंट इंड्यूस हो गया उसको बोलते हो सेल्फ इंडक्शन। जिसमें करंट पास हो रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसके बाजू वाले कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है, उसको बोलते हो म्यूचुअल इंडक्शन। और वो दोनों हमको सीखना है, इसके लिए बी वेरी केयरफुल विद द वर्ड्स। यहाँ पे मैंने जानबूझ के बोला कि सेकेंडरी में करंट इंड्यूस हुआ, हम लोग अब तक म्यूचुअल इंडक्शन की बात नहीं कर रहे, वो आगे आएगा। नंबर 3, फिर बोलोगे रियोस्टैट का क्या काम, बताता हूँ, सोचो तो समझेगा। वैसे रियोस्टैट होता क्या है, वेरिएबल रजिस्टर। तो वेरिएबल रजिस्टर में अगर मैंने वो रियोस्टैट के ऊपर एक स्लाइडर होता है, अगर उसको स्लाइड कर दिया तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो प्राइमरी में करंट चेंज होगा, प्राइमरी में करंट चेंज होगा तो प्राइमरी ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया वो तो करंट पे डिपेंड करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा होगा डिपेंडिंग ऑन रेजिस्टेंस। अगर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चेंज होंगे, अगर वो चेंज होगा तो फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी चेंज होगा, तो फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी चेंज होगा तो वापस क्या होने वाला है, इंडक्शन। पॉइंट नंबर सी, whenever the current in the primary is changed by sliding the rheostat jockey, a current is induced in the secondary. तो ये रियोस्टैट भी यूज करते हैं हम लोग। रियोस्टैट में हम लोग रियोस्टैट के ऊपर जो स्लाइडर होता है उसको स्लाइड करवाते हैं, उसकी वजह से प्राइमरी में करंट चेंज होता है, और प्राइमरी में करंट चेंज होने की वजह से सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो पॉइंट नंबर सी, whenever the current in the primary coil is changed, whenever the current in the primary coil is changed, of course by sliding, वो जो स्लाइडर होता है जॉकी होता है, वो मैं लिख नहीं रहा, तो रियोस्टैट पे जो स्लाइडर होता है या जॉकी होता है उसको स्लाइड करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट चेंज होगा, बस इतना लिख देता हूँ मैं। Whenever the current in the primary is changed using rheostat, a current is induced in the secondary. A current is induced in the secondary. So based on all these experiments carried out by Faraday came to a conclusion, और उसके जो conclusion थे
ये सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से जो कंक्लूजन थे उसमें वो कंक्लूजन इन द फॉर्म ऑफ टू लॉज दिए, जिसको बोलते हो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। है क्या अगला टॉपिक वैसा? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो रिमेंबर ये 3 और पिछले 6, टोटल 9 ऑब्जर्वेशन। बेस्ड ऑन दिस 9 ऑब्जर्वेशन Faraday came to certain conclusion and his conclusion he put forward in the form of laws. इसको बोलते हो Faraday's laws of electromagnetic induction. Electromagnetic induction, दो ही लॉ है, सिंपल है। पहला लॉ विच इज कॉल्ड एज Faraday's फर्स्ट लॉ, दूसरा लॉ विच इज कॉल्ड एज Faraday's सेकंड लॉ। और उसको याद कैसे रखते हैं? बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल। दो में से एक लॉ आपको बताता है क्या हो रहा है, उसको बोलते हो क्वालिटेटिव लॉ, और दूसरा बताता है कितनी क्वांटिटी में हो रहा है, उसको बोलते हो क्वांटिटी लॉ, राइट। तो Faraday's फर्स्ट लॉ टेल्स यू व्हाट इज हैपनिंग, राइट, और सेकंड लॉ टेल्स यू इन हाउ मच क्वांटिटी इट इज हैपनिंग। So Faraday's first law is very simple. It tells you that whenever there is change in the magnetic flux associated with a coil, a current is induced in the coil. Simple. देखो फर्स्ट लॉ में ये लिखा होगा, क्या बोला है? Whenever there is change in the magnetic flux associated with a coil, an EMF, वो वन नहीं है, वो क्या है? An EMF is induced in the coil. Good. तो EMF is induced in the coil. This law is qualitative. तो अब ये लॉ क्यों दिया? क्योंकि गोइंग बैक टू ऑल दिस ऑब्जर्वेशंस, मैंने इसके लिए आपको पहले ही ऑब्जर्वेशन में बता दिया था कि तुमको थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इमेजिन करके चलना पड़ेगा। पहला, तुमने मैग्नेट को मूव किया टूवर्ड्स, दूसरा तुमने मैग्नेट को मूव किया अवे। तुमने मैग्नेट को टूवर्ड्स मूव किया या अवे मूव किया, अल्टीमेटली क्या चेंज हुआ? फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। फिर तुमने मैग्नेट को स्टेशनरी रखा और कॉइल को मूव किया टूवर्ड्स या अवे, क्या चेंज हुआ? फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। गुड। फिर तुमने दोनों को मूव करना बंद कर दिया, क्या चेंज नहीं हुआ? फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। जब फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज नहीं हुआ तो करंट की वैल्यू क्या हो गई? 0, बराबर। उसके बाद जब तुमने दो के दो मतलब दोनों कॉइल लिए, एक मैग्नेट और एक कॉइल की जगह पे तुमने जब दोनों कॉइल लिए, फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर मेकिंग द सर्किट, सर्किट कंप्लीट हुआ प्राइमरी का, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। जब प्राइमरी में करंट फ्लो हुआ तो प्राइमरी ने अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाना स्टार्ट किया, और क्योंकि ये नेबरिंग कॉइल्स थे तो पहले का मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ लिंक होना स्टार्ट हुआ? सेकेंडरी के साथ। मतलब सेकेंडरी के साथ क्या चेंज हुआ? फ्लक्स। फिर जब तुमने सर्किट को ब्रेक किया तो करंट 0 होने लगा। जब करंट 0 होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन धीरे धीरे क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो फ्लक्स किसके साथ चेंज हुआ? सेकेंडरी के साथ। तो क्या चेंज हुआ? फ्लक्स। वापस क्या इंड्यूस हुआ? करंट। किसमें? सेकेंडरी में। पक्का। फिर तुमने की को क्लोज रख के प्राइमरी को टूवर्ड्स या अवे मूव किया, तो क्या चेंज हुआ? फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। फिर तुमने रियोस्टैट में रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज की तो करंट की वैल्यू चेंज हुई, करंट की वैल्यू चेंज हुई तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, और वो मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ लिंक था? सेकेंडरी के साथ। क्या चेंज हुआ? फ्लक्स। तो तुम्हारे ये 7-8 जितने भी ऑब्जर्वेशंस है उसमें से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? करंट इंड्यूस कब होता है? whenever there is change in magnetic flux linked with the coil. So whenever there is change in the magnetic flux linked या फिर associated with the coil and EMF is induced. मुझे पता है करंट इज इंड्यूस्ड, मैंने जानबूझ के लिखा EMF इज इंड्यूस्ड। सब बोलोगे ऐसा क्यों? इंड्यूस्ड तो करंट हुआ, लेकिन जनरल हमारा माइंडसेट क्या होता है? मैंने इसलिए स्टार्ट ही वहां से किया। आज मैंने आपको पूछा कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, मैंने बैटरी कनेक्ट नहीं किया तो करंट फ्लो होगा क्या? नहीं। और मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया तो करंट फ्लो होगा क्या? यस। इसका मतलब मुझे करंट चाहिए तो मुझे क्या रिक्वायर्ड होता है?
EMF, क्योंकि बैटरी क्या प्रोवाइड करता है? EMF. एंड एट दिस स्टेज आई एक्सपेक्ट कि तुम लोगों को EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस पता है. What is the difference between terminal potential difference and EMF? Very good. 4 बार बता चुका हूं मैं. This is the 5th time since 11th standard. देखो ऐसा है, अगर मेरे पास एक एक्सटर्नल कंडक्टर है, सब मेटल, मुझे उसमें करंट पास करना है, मतलब मुझे चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड तक लेके जाना है, राइट? अब चार्ज एक एंड से दूसरे एंड तक क्यों नहीं जा पा रहा? बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस. तो मैं उसको एनर्जी सप्लाई करूंगा. क्या सप्लाई करूंगा? एनर्जी टू ओवरकम रेजिस्टेंस, राइट? क्या सप्लाई करेंगे? एनर्जी. यूनिट चार्ज को मैं ना यूनिट पॉजिटिव बोल रहा हूँ, यूनिट नेगेटिव बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों में से कोई भी चलता है. यूनिट चार्ज को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ओवरकम करने के लिए जितना भी एनर्जी लगता है, सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, उसको बोलते हो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय यूनिट चार्ज टू ओवरकम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. लेकिन ये एनर्जी प्रोवाइड कैसे किया तुमने? विद द हेल्प ऑफ बैटरी और अ सेल. और सेल खुद किसी मटेरियल से बना होता है, राइट? तो चार्ज निकला कहाँ से? सेल से. लेकिन सेल खुद एक मटेरियल का बना था, तो उस मटेरियल का भी क्या था? रेजिस्टेंस था. तो वो चार्ज जो सेल से निकला, उसको एक्चुअली 2 रेजिस्टेंस ओवरकम करने पड़े. एक खुद सेल का, जिसको तुम बोलते हो इंटरनल रेजिस्टेंस, और एक एक्सटर्नल कंडक्टर का. बराबर? गुड. तो जो टोटल एनर्जी लगा यूनिट चार्ज को टू ओवरकम इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसको क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF. इट इज ऑल्सो एनर्जी. गुड. तो बैटरी का, सेल का प्राइमरी टास्क होता है टू प्रोवाइड EMF. और हमने ये देखा था कि जब भी EMF हो तो क्या मिलता है? करंट. हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अभी ये देखा कि whenever there is change in the magnetic flux linked with the coil, what is induced? करंट इज इंड्यूस. सही बात है, लेकिन करंट इंड्यूस कब होता है? जब वहां पे क्या होना चाहिए? EMF. तो वहां पे क्या होना चाहिए? EMF शुड बी इंड्यूस्ड. तो इसके आगे से इवन दो वी नो कि करंट इंड्यूस हो रहा है, लेकिन जनरली करंट विदाउट EMF होता नहीं है. तो हम ऐसा मान लेते हैं कि EMF इंड्यूस हुआ, इसके लिए करंट इंड्यूस हुआ. तो whenever there is change in the magnetic flux linked with the coil, what is induced? EMF is induced. पक्का? दिस लॉ इज क्वालिटेटिव लॉ, क्योंकि आपको बताता है कि क्या हो रहा है. दूसरा लॉ है क्वांटिटेटिव लॉ, ये आपको बता रहा है कितने क्वांटिटी में हो रहा है. फैराडेज सेकंड लॉ. फैराडेज सेकंड लॉ. द मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF is directly proportional to rate of change of flux linked with the coil. मतलब हर सेकेंड में कॉइल के साथ कितना फ्लक्स चेंज होगा, दैट विल टेल यू व्हाट इज EMF. तो देखो सेकंड लॉ में लिखा होगा, ऐसा ही है, क्वांटिटेटिव. द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, the magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of फिजिक्स में कहीं पे भी रेट ऑफ लिखा, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जैसे व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट? वेलोसिटी. व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? एक्सेलरेशन. व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन? पावर. तो भूलना नहीं, ये रेट ऑफ जब लिखा हो मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है. किसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम? चेंज ऑफ फ्लक्स. तो फ्लक्स का. तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स
through the coil or linked with the coil. Rate of change of magnetic flux linked with the coil. Let us say जो EMF इंड्यूस्ड है उसको मैं E बोल देता हूँ, इंड्यूस्ड EMF। जो डी फाई बाई डी टी है, डी फाई, फाई इज फ्लक्स, डी फाई बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। एक सेकेंड में कितना फ्लक्स चेंज हुआ, तो देयरफॉर बाय दिस लॉ यू हैव E प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा पर सेकेंड उतना ज्यादा EMF इंड्यूस होगा। इसके लिए वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा था। अगर आप मैग्नेट को फास्ट मूव करते हो तो पर सेकेंड कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है वो भी ज़्यादा चेंज होता है। गुड, तो दैट इज वाई डिपेंड ऑन वेलोसिटी। वैसे तो अभी अगले टॉपिक में सीखेंगे हम लोग। जब तुम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यू विल राइट डाउन अ कांस्टेंट, सो देयरफॉर E इक्वल्स टू K डी फाई बाई डी टी, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब ये जो K है, I will just use the notation of nodes. I don't remember if I called it K या K है। So K is constant of proportionality। और ये जो K है, K की वैल्यू 1 आएगी कब? if ये जो EMF induced है, if you are measuring this in volts, क्योंकि volt is SI unit, and what is d phi by dt? What is d phi? Flux। flux का यूनिट क्या होता है? वेबर। क्या होता है? वेबर। और टाइम किस में होता है? सेकेंड। तो अगर तुम डी फाई बाई डी टी को वेबर पर सेकेंड में मेजर कर रहे हो और E को तुम अगर वोल्ट में मेजर कर रहे हो तो K की वैल्यू कितनी बन जाती है? 1। तो इफ डी फाई बाई डी टी इज इन वेबर पर सेकेंड एंड E इज इन वोल्ट्स, देन बाय द वे प्लूरल लिखते नहीं है तो इज इन वोल्ट, then K equal to 1. Therefore, you have E equals to d phi by dt. पक्का पक्का, गुड गुड, श्योर श्योर, 100%। तो ये था आपका फैराडेज का सेकेंड लॉ। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ आपको बताता है क्या हो रहा है और सेकेंड बताता है कितनी क्वांटिटी में हो रहा है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। whenever there is change in magnetic flux linked with the coil, an EMF is induced and the magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux linked with the coil. remember good। और एक चीज remember पहला ही वर्ड, दूसरा वर्ड the magnitude। what is the meaning of magnitude? just the value, not the direction। अब लेंज नाम का साइंटिस्ट था, उसने इस पे फर्दर स्टडी किया और उसका एक लॉ बन गया जिसको तुम बोलते हो लेंज लॉ। है क्या ऐसा कुछ? क्या है? लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये लॉ से आगे तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर का एसी सर्किट्स का बेस बनेगा। तो इट टेल्स यू, लेंज लॉ आपको सिर्फ इतना बताता है, मैं एक सिंगल पॉइंट में खत्म करता हूँ इसको। ऑफ कोर्स आई विल टेल यू, आपको लेंज लॉ ये बताता है कि फैराडे का जो सेकेंड लॉ है E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, उसमें सिर्फ एक माइनस साइन लगना चाहिए, दैट इज अ लेंज लॉ। अब माइनस साइन क्यों लगना चाहिए वो तुमको अब समझेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव बाय द वे? नेगेटिव मतलब क्या? नेगेटिव मतलब फिजिक्स में जब इक्वेशन में नेगेटिव लगता है ना, इसका मतलब होता है अपोजिशन टू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, इफ आई पुट अ माइनस साइन, माइनस एफ डी एक्स, मतलब क्या? फोर्स का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट को अपोज कर रहा है। तो रिमेंबर, फिजिक्स में इक्वेशंस में माइनस साइन का मतलब समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रेविटेशन में भी हमने यही किया था, हमने बात था कि ऑब्जेक्ट है एट सम हाइट h1, मुझे उसको h2 हाइट पे लेके जाना है, वर्क डन इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स।
क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे था, डिस्प्लेसमेंट ऊपर करना है। तो यहाँ पे जब तुम माइनस लिखते हो तो उसका भी वही मतलब होता है, समथिंग टू डू विद अपोजिशन। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, अब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि करंट क्लॉकवाइज भी इंड्यूस हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी इंड्यूस हो सकता है। और जब तुम ईएमएफ बोलते हो तो ईएमएफ मतलब वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस में एक साइड, मतलब एक प्लेट क्या होता है, पॉजिटिव, और एक क्या होता है, नेगेटिव। तो अगर एक प्लेट पॉजिटिव एक नेगेटिव, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, या फिर अगर करंट है तो इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये हमको बताता है लेंज लॉ। सो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस, अच्छे से सुन लेना, इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। व्हाट वाज द कॉज? ईएमएफ क्यों इंड्यूस हुआ था, करंट क्यों इंड्यूस हुआ था? चेंज इन फ्लक्स। तो जिस चेंज इन फ्लक्स ने उसको प्रोड्यूस किया वो उसी को अपोज कर रहा है। क्वाइट अ ह्यूमन बिहेवियर। हमेशा करते हैं ना, जो हमारी मदद करते हैं उसकी टांग खींचते बैठते हैं हम लोग। मैं ये फालतू फालतू के जोक सिर्फ आपको याद रखने के लिए दिलाता हूँ। फिजिक्स इज टू वास्ट। अगर आपको बोर नहीं होना है सब्जेक्ट के साथ और याद रखना है तो आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा सब करना पड़ेगा। तो सिंपल, the direction of induced EMF is such that it opposes the change in magnetic flux, and the change in magnetic flux was the cause of production of induced current or induced EMF. So remember the direction of induced EMF or induced current is such that, वो अगले टॉपिक में समझ में आ जाएगा इन डिटेल, अभी सिर्फ इसको इन द फॉर्म ऑफ लॉ याद रखो। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज such that it opposes the change in magnetic flux which produces it, the change in magnetic flux which produces it। तो जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ने इंड्यूस्ड करंट को, इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस किया, उसी को वो अपोज कर रहा है। देयरफॉर E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, वहां पे लिखा है नोट्स में, क्या लिखा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सिर्फ माइनस साइन लगा देना। गुड 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 गुड। तो अब टू अंडरस्टैंड लेंज लॉ आपको फैराडेज कॉइल एंड मैट एक्सपेरिमेंट काम में आएगा। तो अगला टॉपिक होगा आपका फैराडेज मैग्नेट एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे मैं एक भी वर्ड लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ डायग्राम के हेल्प से आपको समझाने वाला हूँ। दिस इज प्योरली थ्योरी एंड थ्योरी, सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन एनीथिंग। इट इज अ टू सिंपल टॉपिक। लेट अस टेक अ कॉइल। ऑफ कोर्स इस पूरे चैप्टर में जब भी मैंने बोला लेट अस टेक अ कॉइल, तो जिस कॉइल में करंट इंड्यूस होने वाला है उस कॉइल को मैं कभी भी एक्सटर्नल सोर्स लगाने वाला नहीं हूँ। तो लेट अस टेक अ कॉइल, देयर इज नो एक्सटर्नल सोर्स कनेक्टेड टू द कॉइल, मतलब देयर इज नो प्री एग्जिस्टिंग करंट इन द कॉइल। अब हमारे पास है एक मैग्नेट। लेट अस टेक अ मैग्नेट। इफ आई से कि जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है उसको मैं कॉइल के पास में मूव कर रहा हूं। अभी हमने देखा whenever there is relative motion between magnet and coil, what is induced in the coil? Current is induced। तो करंट का डायरेक्शन क्या क्या हो सकता है? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या डायरेक्शन होगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 10 में सीखा था। हमने चैप्टर नंबर 10 में क्या सीखा था? अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू इवन रिमेंबर a current carrying coil behaves like a magnetic dipole? तो करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब उसके पास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ एंड एक साउथ। देन इफ आई एम मूविंग नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टूवर्ड्स द कॉइल, पहली बात तो जब तुम मैग्नेट को मूव करते हो
तो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज होता है। क्योंकि फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज हुआ तो करंट इंड्यूस होता है। हमको देखना था कि करंट का डायरेक्शन क्या है, तो इस केस में जो करंट का डायरेक्शन आता है वो एंटी क्लॉकवाइज आता है। क्यों? क्योंकि एक कॉइल में जब एंटी क्लॉकवाइज करंट हो, जो साइड मैग्नेट के को फेस कर रहा है उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज इफ यू रिमेंबर, if the current is in anti-clockwise direction, that side behaves like a north pole and the other behaves like a south pole. So when the north pole of a magnet is moved toward a stationary coil, then the side facing the magnet behaves like a north pole, मतलब इसमें करंट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंड यू शुड रिमेंबर, एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसा जानबूझ कर ड्रॉ करता है याद रखने के लिए। ये तो कोई एरो नीचे है तो इधर भी नीचे है, ये ऊपर है तो ये भी ऊपर है, जानबूझ के ड्रॉ करते हैं, सो दैट यू रिमेंबर एंटी क्लॉकवाइज करंट इज लाइक अ नॉर्थ पोल। और नॉर्थ में क्या होगा? रिपल्शन। तो थोड़ा लिंक कर दो अब। तो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के पास में लेके जा रहे थे और इसकी वजह से फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल बढ़ रहा था। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो कॉइल में क्या इंड्यूस हुआ? करंट इंड्यूस हुआ। और वो करंट ऐसा इंड्यूस हुआ कि जो कॉइल का साइड मैग्नेट को फेस कर रहा है वो नॉर्थ पोल जैसा बिहेव कर रहा है। तो नॉर्थ और नॉर्थ में क्या होने वाला है? रिपल्शन। तो मैग्नेट वॉज ट्राइंग टू अप्रोच द कॉइल एंड द कॉइल इज रेजिस्टिंग, अपोज कर रहा है। गुड। उल्टा करोगे तो भी ट्रू है। उल्टा मतलब बेसिकली if I take the coil to be stationary and if I move the north pole of the coil away from north pole of the magnet away from coil, तो मेरे पास वापस से एक मैग्नेट है और हमारे पास इस मैग्नेट में ये है नॉर्थ पोल। पिछले केस में आप इसको टूवर्ड्स ले जा रहे थे, इस केस में आप अवे ले जा रहे हो। जब तुम टूवर्ड्स ले जाते हो तो फ्लक्स बढ़ता है और जब तुम अवे ले जाते हो तो फ्लक्स डिक्रीज होता है, कम होता है, बराबर। तो दोनों ही केस में फ्लक्स तो चेंज हुआ, तो दोनों ही केस में करंट तो इंड्यूस होगा। पहले केस में जब टूवर्ड्स जा रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस हुआ। अब पता है कौन सा होगा? क्लॉकवाइज। क्या होगा? क्लॉकवाइज। और जब क्लॉकवाइज करंट होता है तो हाउ डज दैट साइड बिहेव? साउथ पोल। रिमेंबर इस केस में जो कॉज है इंड्यूस करंट का वो है मोशन ऑफ नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम द कॉइल। अवे। पिछले केस में कॉज क्या था? टूवर्ड्स। तो पिछले केस में कॉइल का वो साइड जो मैग्नेट को फेस कर रहा था उसमें करंट कैसा इंड्यूस हो गया? एंटी क्लॉकवाइज, रिपल्शन। यहाँ पे कॉज कौन है? मोशन ऑफ नॉर्थ पोल अवे। तो कैसा करंट इंड्यूस हो गया? क्लॉकवाइज। तो ये क्या बन गया? साउथ पोल। तो इसमें और इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन। तो जाने नहीं देंगे। तो जब मैग्नेट पास में आ रहा था तो भी रिपेल हो रहा था, आने नहीं देंगे। जब मैग्नेट दूर जा रहा है तो अट्रैक्ट हो रहा है, जाने नहीं देंगे। तो इन बोथ द केसेस द कॉज विच वॉज प्रोड्यूसिंग द करंट, वो करंट उसी को अपोज करने लग गया। सो दैट इज अ फेमस Faraday magnet and coil experiment, और this proves Lenz law। क्योंकि आप कोई एक करंट मीटर लगा के चेक कर सकते हो डिफ्लेक्शन कौन सी साइड में जा रहा है, एंड देन यू कम टू अ कंक्लूजन कि सच में जो लेंस ने बोला था वो वेरीफाई भी हो रहा है, हो जाता है वेरीफाई। पक्का पक्का। गुड। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक बाय द वे? एनर्जी कंजर्वेशन इन लेंज लॉ। बस ये दिस इज द लास्ट टॉपिक इन विच यू हैव प्योरली थ्योरी। उसके बाद जो टॉपिक्स है उसमें थोड़ा थोड़ा डेरिवेशन भी आ जाएगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन इन लेंज लॉ। अब जिस तरीके से ये आपको टेक्स्ट बुक में दिया है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है समझना कि एग्जैक्टली ये बोलना क्या चाहते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे हो रहा है। इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो। आपको बोर्ड्स में ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछता, ये सिर्फ आपके
इंटरेस्ट के लिए होता है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट? तो अब व्हाट हैव यू लर्न सो फार? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कब होगा? इट हैज टू सोर्सेस. विच टू सोर्सेस? विच टू लिखा है? विच टू सोर्सेस? द मोशन ऑफ अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. अगर मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, उसमें मैं अगर कंडक्टर को मूव कर रहा हूँ तो फ्लक्स लिंक विद द कंडक्टर विल चेंज. तो मोशन ऑफ अ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इंड्यूस ईएमएफ. नंबर वन, मतलब तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, तुम पहले केस में कंडक्टर को मूव कर रहे हो, फील्ड को कांस्टेंट रख रहे हो. दूसरे केस में तुम उल्टा कर रहे हो, कंडक्टर को स्टेशनरी रख रहे हो और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हो. देखो सेकेंड पॉइंट है, क्या लिखा है सेकेंड पॉइंट में? द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ स्टेशनरी कॉइल. बराबर. तो वी नो दैट द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैन बी ईदर ऑफ द टू. सो वी नो दैट the cause of induced EMF or induced current can be number one the motion of conductor in a magnetic field. मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है. नंबर टू the change in flux linked with the conductor. So these are the two causes which can produce induced EMF. थोड़ा सा मैंने अलग तरीके से लिखा है, वही चीज़ है. The change in magnetic flux linked with the coil, associated with the coil, through the coil, सब एक ही बात है. Let us take point by point. पहला point, let us try to understand the first case. So in the first case होता ऐसा है कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, एंड एज आई टोल्ड यू दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. यू हैव यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. नाउ लेट अस से कि जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें मेरे पास एक कंडक्टर है. आई कैन टेक एनी शेप ऑफ द कंडक्टर, सो आई कैन टेक अ कॉइल ऑल्सो. अब मैं मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखता हूँ, लेकिन मैं इसमें से कॉइल को पास करता हूँ. तो जैसे से मैं कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ला रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज चेंजिंग. The magnetic flux linked with the coil will change. What is induced? Current. And if the current is induced, do you remember chapter number 10? Whenever you have a current carrying conductor in an external magnetic field, क्या होता है? क्या होता है? Current carrying conductor when kept in an external field experiences force due to magnetic field. Bill sin theta. भूल गए? कॉइल है तो टॉर्क है, अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो फोर्स है. गुड. मैं जानबूझ के कॉइल ले रहा हूँ, इज द सेम कॉन्सेप्ट. तो रिमेंबर इन द फर्स्ट केस में हम मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखने वाले हैं और हम लोग क्या करने वाले हैं? कंडक्टर को मूव करने वाले हैं. तो हमने जैसे ही कंडक्टर को मूव करना स्टार्ट किया थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, द फ्लक्स लिंक विद द कंडक्टर चेंजेस. मैं को पता है इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बाद में जाकर डिक्रीज भी होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चेंजेस. So whenever flux linked with the conductor changes and EMF मतलब current is induced in the coil. अब जिसमें करंट था नहीं, अब करंट आ गया, और इसमें करंट आया तो इट इज करंट कैरिंग कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाएगा उस पर? फोर्स. क्या लगेगा? फोर्स. और वो फोर्स ऐसा होगा जो इसके मोशन को ही अपोज करेगा. मोशन क्या था? बॉटम टू टॉप. तो जो फोर्स होगा वो उल्टा लग जाएगा, टॉप टू बॉटम. गुड. पक्का पक्का, श्योर. अब इसमें एनर्जी कंजर्वेशन का एंगल कहाँ से आ गया? मैंने इसलिए बोला जिस तरीके से बुक में लिखा है तुमको समझेगा ही नहीं. एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ से आ गया? ये कॉइल क्या अपने आप मूव हो रहा था क्या? अपने मूव होता है? नहीं. क्या होता है? वर्क इज डन ऑन द कॉइल टू मूव द कॉइल. तो क्वेश्चन ये था, वेयर इज दैट वर्क डन गोइंग? चार्ज जनरेट हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है. तो दैट वर्क डन इज बेसिकली कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि उसमें करंट इंड्यूस हो गया. राइट. और वो क्यों हुआ? बिकॉज
फ्लक्स वॉज चेंजिंग। पक्का पक्का। नंबर 2, सेकंड केस में तुमने क्या चेंज किया? क्या चेंज किया? क्या चेंज किया? फ्लक्स। कैसे चेंज किया? मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज करके। तो मैं ऐसा करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम करूंगा, ज्यादा करूंगा, कम करूंगा, ज्यादा करूंगा, कम करूंगा, ज्यादा करूंगा। So I will keep on doing this because I cannot move the conductor. The change in flux linked with stationary conductor. तो पहले केस में मैं कंडक्टर को मूव कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। तो व्हेन आई एम चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू, द फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर चेंजेस। बराबर। व्हाट इज अगेन इंड्यूस इन द कंडक्टर? करंट। बराबर। पक्का पक्का। श्योर श्योर। इन दिस केस द करंट इंड्यूस इज सच दैट, अब याद रखना, जब कॉइल में करंट हो तो वो कॉइल खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना, इट इज सच दैट इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। पहले केस में आप जब कॉइल को मूव कर रहे थे तो उसमें करंट इंड्यूस हुआ, और वो जो इंड्यूस करंट था, इट बिकम्स अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो उस पर एक फोर्स लगा, और वो फोर्स का डायरेक्शन क्या था? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोज कर रहा है। अब आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हो, फ्लक्स चेंज कर रहे हो, फ्लक्स चेंज करने से क्या इंड्यूस हुआ? करंट। और करंट कैरिंग कॉइल खुद का क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। इसको चैप्टर नंबर 13 में हम बैक ईएमएफ बोलेंगे। बैक ईएमएफ मतलब जो ईएमएफ है उसका डायरेक्शन अपोजिट है। ई बैक काम में आएगा बाद में वो। तो याद रखो ये। अब इसका मतलब ये भी हुआ कि जो हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम ज़्यादा की, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम ज़्यादा करना मतलब मैग्नेटिक एनर्जी कम ज़्यादा करना, राइट? तो जो मैग्नेटिक एनर्जी मैं बढ़ा रहा हूँ वो कहाँ जा रहा है? फिर वो कन्वर्ट हो रहा है किस में? मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द कॉइल में। तो इन बोथ द केसेस व्हाट इज कंजर्व्ड? एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो द वे दे हैव फ्रेम्ड दिस टॉपिक थोड़ा समझना डिफिकल्ट है। एटलीस्ट तुमको ये पता होना चाहिए कि जब तुम कंडक्टर को मूव करते हो, करंट इंड्यूस होता है। करंट इंड्यूस होता है, इट बिकम्स अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल फील्ड। तो उस पर फोर्स लगेगा। द फोर्स का डायरेक्शन इज सच दैट इट इज अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन। तो मोशन अगर टॉप टू बॉटम था, टॉप टू बॉटम, तो फोर्स उल्टा लग जाएगा, बॉटम टू टॉप। दूसरा केस, अगर आप कॉइल को नहीं मूव कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हो, फ्लक्स चेंज कर रहे हो, करंट इंड्यूस हो रहा है, तो जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो ऐसा है कि उसने खुद का फील्ड प्रोड्यूस कर दिया इन अपोजिट डायरेक्शन। पक्का पक्का। गुड गुड। श्योर श्योर। तो अगला टॉपिक हम कल कंटिन्यू करेंगे।